चिड़िया का घर। मधुबन नामक एक जंगल था जहाँ सभी पशु पक्षी प्रेम से रहते थे। उस जंगल में गुन्नी नाम की एक चिड़िया थी। वो चिड़िया गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में वो अंडे देने वाली थी। एक दिन उस चिड़िया के घर पर एक तोता आता है। गुन्नी बहन, तुम कैसी हो? बड़े दिनों से तुम जंगल की सभा में नहीं आ रही हो। सभा में भी सभी तुम्हें बहुत याद करते थे। मिट्ठू भैया, मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ, इसलिए अभी मैं घर पर ही रहती हूँ। पता नहीं कब अंडे देने का समय आ जाए। अच्छा, अरे ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ भैया। अच्छा, तो आज सभा में क्या हुआ? आज सभा में 2 हंस आए थे। वो दूर देश से आए थे और उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में यहाँ बहुत तेज बारिश होने वाली है। सभी को उन्होंने घर में रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि ठंड के समय की बारिश हमारे लिए खतरनाक होती है। अच्छा, मैं अब घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। ठंड भी तो काफी बढ़ गई है। मिट्ठू भैया, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दोगे? हाँ गुन्नी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ दिनों का खाना इकट्ठा कर देता हूँ। और मिट्ठू तोता जंगल में जाकर बहुत सारा खाना गुन्नी चिड़िया के लिए घर पर ला देता है। गुन्नी, अब तुम्हें कुछ दिन बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भैया, आपने मेरे लिए इतना सारा खाने का इंतजाम कर दिया है। ठीक है गुन्नी, मैं अभी चलता हूँ। और कुछ दिनों में बारिश होने लगती है और तूफान भी चलने लगा। गुन्नी का घर बहुत पुराने होने की वजह से काफी जगह से टूट चुका था और तेज तूफान की वजह से उसका घर हिलने लगा था। अरे, घर तो हिलने लगा है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं मैं भी इसके साथ ना गिर जाऊं। और तभी गुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और उसके बाहर निकलते ही उसका घर भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। गुन्नी चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे जल्दी किसी के घर जाना चाहिए। गुन्नी चिड़िया बारिश में भीगते हुए मिट्ठू तोते के पास जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे गुन्नी, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर में रहने के लिए बोला था ना। मिट्ठू भैया, मेरा घर पेड़ से नीचे टूटकर गिर गया है। वो तो मैं सही समय पर बाहर निकल गई थी, इसलिए मैं बच गई। अच्छा, तो मुझे अब अंदर आने दो, मैं बहुत देर से भीग रही हूँ। मिट्ठू तोते के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसकी वजह से उसके घर में और जगह नहीं थी। अरे गुन्नी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं और उनको ही रहने में जगह कम पड़ रही है। तुम एक काम करो, तुम कालू कौवे के पास जाओ। उसका घर बहुत बड़ा है, तुम कुछ दिन वहाँ रह लो। ठीक है भैया, मैं कालू भैया से मदद मांगती हूँ, लेकिन वो मेरी मदद तो करेंगे ना? हाँ गुन्नी, मैं तुम्हारे साथ उसके घर चल लेता, लेकिन अभी मेहमानों की वजह से बाहर नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, मैं अकेले ही उनके घर चली जाऊंगी। और गुन्नी कालू कौवे के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे गुन्नी, इतनी बारिश में यहाँ भीगते हुए क्यों आई है? कालू भैया, मेरा घर टूट गया है और कुछ दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। क्या तब तक मैं आपके घर रह सकती हूँ? अरे, मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या, जो मैं तेरी और तेरे अंडों की देखभाल करूं? चल जा यहाँ से। कालू भैया, मैं बहुत देर से भीग रही हूँ, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में रहने दो। कालू कौवा कुछ सोचता है। अगर इसने अंदर आकर अंडे दे दिए तो मुझे इसे यहीं रहने देना पड़ेगा और फिर इसके अंडों का पालन पोषण भी करना होगा। कालू कौवा गुन्नी से बोलता है, नहीं नहीं, मैंने बोला ना, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। चलो निकलो यहाँ से। अरे कालू कौवे, तेरे रंग के साथ तेरा दिल भी काला है। तू एक गर्भवती चिड़िया की मदद नहीं कर सकता। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर गुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते गुन्नी सोचती है, चलो टुन्नू मौसी के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। और गुन्नी चिड़िया टुन्नी मौसी चिड़िया के घर जाती है और उनके घर का दरवाजा खटखटाती है। कैसी हो टुन्नी मौसी? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू इतनी बारिश में क्यों भीग रही है? चल जल्दी अंदर आ जा। गुन्नी चिड़िया उसके साथ अंदर चली जाती है और टुन्नी चिड़िया को अपने साथ हुई सारी बात बताती है।
चल तू आराम कर, तुझे इस समय आराम की जरूरत है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। टुन्नी मौसी उसे खाना देती है। अगली सुबह गुन्नी चिड़िया 3 अंडे देती है और टुन्नी मौसी बाहर जाकर उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करती थी। कुछ समय बाद गुन्नी के बच्चे अंडे से बाहर आ गए थे। गुन्नी चिड़िया टुन्नी मौसी से बोलती है, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी मौसी जी। अगर आपने मेरी मदद न करी होती तो न जाने मेरा क्या होता। अरे नहीं गुन्नी बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। हमें सदा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। कुछ देर बाद टुन्नी चिड़िया के घर पर मिट्ठू तोता आता है। अरे गुन्नी, तुम इतनी दूर यहाँ हो। मैंने तुम्हें कालू कौवे के घर रुकने के लिए बोला था। अरे भैया, उसने तो मुझे अंदर भी घुसने नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूर होकर इतनी दूर टुन्नी मौसी के पास आना पड़ा। लेकिन यहाँ मौसी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मुझे माफ कर दो गुन्नी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। कोई बात नहीं भैया, अब सब ठीक हो गया है। अब बस मुझे वापस अपना घर बनाना है। नहीं गुन्नी, तुम अब मेरे साथ ही रहो। मैं भी यहाँ अकेले ही तो रहती हूँ। अब इस बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। टुन्नी मौसी ठीक कह रही है, तुम्हें इनके साथ ही रहना चाहिए। इन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की है, अब तुमको ही इनके बुढ़ापे की लाठी बनना चाहिए। ठीक है, तो अब से मैं टुन्नी मौसी के साथ ही रहूंगी। और वह एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। दूसरी तरफ मिट्ठू तोते ने जंगल में सारी बात फैला दी कि कैसे कालू कौवे ने एक गर्भवती चिड़िया को अपने घर में पनाह नहीं दी और कालू कौवे को जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने एक गर्भवती चिड़िया की मदद नहीं की और उसकी जान जोखिम में डाली। अरे भाई, मैं तो इन आवारा जानवरों से परेशान हो गया हूँ। जहाँ जाते हैं पूरा का पूरा खेत खाली कर देते हैं। मैंने अब सोच लिया है, रात को अपने खेत में करंट लगाकर सोया करूंगा ताकि जब भी ये जानवर खेत में आए वही करंट से मर जाएं। क्या करंट? अरे नहीं भाई, हमें इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन ऐसे करंट से इन जानवरों को मारना सही नहीं है। तू कुछ और क्यों नहीं सोचता? ये कहानी रामपुर नामक एक सुंदर से गांव की है, जहाँ के अधिकतर लोग खेती करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन वहाँ लोग आवारा जानवरों से बहुत परेशान थे क्योंकि जानवर रात को खेतों में आते और पूरे के पूरे खेत को चट कर जाते थे, जिससे गांव के लोग बहुत परेशान थे। लोग जानवरों को लाठियों के साथ खेतों से भगाते थे। कई बार तो कुछ आवारा जानवर लोगों द्वारा पीटने से लहूलुहान भी हो जाते थे और कुछ लोग तो खेतों में करंट लगाकर उन बेजुबान जानवरों को जान से मार देते थे। उसी गांव में श्याम भी अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। श्याम भी खेती करता था और खेती से जो कुछ वो कमा पाता था, बस उसी से उसके परिवार का पेट भरता था। लेकिन वो कभी भी जानवरों को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार श्याम अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग आवारा जानवरों को खेतों से भगा रहे थे और उन पर अपने डंडे और लाठियां चला रहे थे। श्याम ये देखकर बहुत दुखी होता है। आगे जाकर श्याम देखता है कि एक सुनहरे रंग की गाय खेत में गिरी हुई थी और उसकी एक टांग से खून निकल रहा था। हे भगवान, इस गाय की टांग में कितना खून निकल रहा है। श्याम उसके पास बैठ जाता है और उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। श्याम अपना कुर्ता फाड़कर उसकी टांग पर बांध देता है और पास से कुछ घास लेकर आता है और उस गाय के आगे डालता है और उसके पास ही बैठा रहता है। तभी श्याम को एक आवाज सुनाई देती है, आपने मेरी बहुत मदद की है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ।
यहाँ लोग आवारा जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मैं इसलिए यहाँ आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे भी घायल कर दिया। मैं गर्भवती हूँ, लेकिन तुम बहुत दयालु हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ से मेरी मदद की है। श्याम उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे, आप ये गाय कहाँ से ले आए और इसकी टांग में क्या हुआ है? कुछ लोग आवारा जानवरों को खेतों से खदेड़ रहे थे और इन पर लाठियां चला रहे थे। उसी के बीच ये गाय भी घायल हो गई थी। ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। और ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये सुनहरे रंग की जादुई गाय है। और वो अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। अरे, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है ये गर्भवती है और आजकल तक बच्चा देने वाली है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। जाओ, इसके लिए कुछ चारा लेकर आओ। फिर वो दोनों उस गाय को चारा खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं और उसकी टांग पर हल्दी भी लगाते हैं। और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस गाय ने एक सुनहरे रंग के बछड़े को जन्म दिया है। मेघा, ओ मेघा, जल्दी आओ। क्या हुआ जी? इतनी जोर जोर से क्यों बुला रहे हो? ये देखो, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, और वो भी 3 आँखों वाले बछड़े को। मेघा जब उस बच्चे को देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। अरे, 3 आँखों वाला बछड़ा, ये तो मैंने पहली बार ऐसा बछड़ा देखा है। वो बछड़ा भी कोई साधारण बछड़ा नहीं था। अभी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। मुझे इसके लिए अच्छा अच्छा घास लाना होगा, ताकि ये पेट भरकर घास खाए और अपने बच्चे को दूध पिला सके। श्याम घास लेने चला जाता है और खेतों से हरी हरी घास लाता है और गाय को घास खिलाता है। श्याम गाय का दूध बाल्टी में निकालकर अंदर लेकर रख देता है। जब मेघा उस दूध को देखती है तो वो बाल्टी का सारा दूध सोने का बन गया था। मेघा ये देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति श्याम को बुलाती है। सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ, ये दूध देखो आकर। क्या हो गया? वहीं तो रखा था दूध। श्याम जब वो दूध की बाल्टी देखता है तो वो सारा दूध सोने का बन गया था। अरे, सोने का दूध? ये गाय सोने का भी दूध देती है। श्याम और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब वो गाय और बछड़ा श्याम के साथ ही रहते थे और श्याम उनका बहुत ध्यान रखता था। गाय और सोने के दूध और सोने के गोबर से वो बहुत अमीर बन जाते हैं। अब तो गांव के लोग भी श्याम के बारे में बात करने लगे थे। ये श्याम के पास पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो इसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना तक नहीं था, और अब देखो गांव में कितना बड़ा घर है और इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है। सुना है जब से उसने उस आवारा गाय को पकड़ा है, तब से उसके दिन ही बदल गए हैं। और वो गाय का बच्चा भी साधारण बछड़ा नहीं है, वो भी 3 आँखों वाला बछड़ा है। अच्छा, मुझे तो लगता है ये सब उस बछड़े की वजह से ही हो रहा है। क्यों ना उस बछड़े को चुरा लिया जाए। तभी वो दोनों उस गाय के बछड़े को चुराने की सोचते हैं और रात के समय जब सब सोए थे, वो दोनों मिलकर उस गाय के बछड़े को वहां से ले जाते हैं। इसको कमरे के अंदर छुपा कर रखना होगा। और वो दोनों उसको अपने कमरे में छुपा लेते हैं और वो बछड़ा अपनी माँ के बिना रोने लगता है और उसकी आंखों से सोने के आंसू निकलने लगते हैं। अरे, इसकी आंखों से तो सोने के आंसू निकल रहे हैं। ये तो 3 आँख वाला सोने का जादुई बछड़ा है। तभी ये श्याम इतना अमीर हो गया है। अब देखना, हम भी अमीर हो जाएंगे इसके सोने के आंसुओं से। उन दोनों को उस रोते हुए बछड़े पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो तो बस सोने के और ज्यादा आंसू चाहते थे ताकि वो उनको बेचकर अमीर हो जाएं। दूसरी तरफ वो गाय भी अपने बछड़े के बिना जोर जोर से चिल्ला रही थी। श्याम और मेघा को गाय की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखते हैं कि गाय का बछड़ा वहाँ नहीं था, इसलिए गाय चिल्ला रही थी। गाय का बछड़ा कहाँ गया? गांव के 2 लोग मेरे बछड़े को ले गए,
तुम मुझे खोलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर गाय श्याम के आगे आगे चलने लगती है और जहाँ उन्होंने बछड़े को बांधा था वहाँ आ जाती है और श्याम बछड़े को वहाँ से लाने लगता है। तभी वो दोनों आदमी वहाँ आ जाते हैं और श्याम को मारने लगते हैं। तभी वो गाय उन दोनों चोरों को टक्कर मारती है और अपने सींगों से मार मार कर वहाँ से उन्हें भगा देती है। फिर श्याम अपनी गाय और बछड़े को लेकर अपने घर आ जाता है और गाय से बोलता है, हे जादुई गाय, आप अपने बछड़े को लेकर अपने परीलोक वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहता यहाँ के लालची लोग आपको कोई नुकसान पहुँचाएं। वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की है। अब हमारे पास सब कुछ है। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। आप अपने लोक में जाकर खुशी से रहो। तुम इस गांव में सबसे ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हमें आवाज दे देना, हम तुम्हारी मदद के लिए चले आएंगे। फिर वो गाय अपने बछड़े को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। अब श्याम के पास बहुत पैसे थे, जिससे वो गांव में एक गौशाला बनवाता है और गांव में आवारा घूमने वाली सभी गायों को पकड़कर वो अपनी गौशाला में रखता था और उनका ध्यान रखता था। किरतपुर कस्बे में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसका मुखिया रमेश था। एक दिन रचना घर के अंदर दौड़कर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, पुलिस वाले रोड पर खड़े हुए सब व्यक्तियों को पीट रहे हैं। जो भी कोई घर से बाहर जा रहा है, पुलिस वाले उसको मार रहे हैं और कह रहे हैं कि घर से बाहर आना मना है। जो जरूरी काम है तभी आओ, वो भी मुंह पर मास्क लगाकर। अगर कुछ भी काम नहीं है तो सिर्फ घर में ही रहो, घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि बाहर ओमिक्रॉन वायरल फैल रहा है। अरे ये ओमिक्रॉन भूमिक्रॉन कोई भी वायरस नहीं है, ये सब राजनेताओं की चाल है। तुम इससे डरो नहीं, लेकिन अगर वो घर में रहने के लिए कह रहे हैं तो घर में ही रहो। वैसे भी बाहर की दुनिया अब ठीक नहीं रही, जहाँ तहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं। ठीक है पिताजी। सुनो जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा रखा है। अब बताओ मैं क्या बनाऊं? अभी तो तुम इसे ही बना लो, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ। घर आते वक्त सब्जी और आटा ले आऊंगा। ठीक है, ले आना, पर ध्यान से। तुम अपने दोस्तों के चक्कर में भूल जाते हो कि घर पर कुछ लेकर जाना भी है या नहीं। अरे सुबह सुबह मूड मत खराब करो, जब देखो मेरे दोस्तों को ही बोलती रहती हो। तुमसे कहा ना एक बार ले आऊंगा तो ले आऊंगा, फिर क्यों बोल रही हो? रमेश घर से बाहर जाता है तो वो देखता है कि पुलिस वाले लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और घर में रहने की गुजारिश कर रहे हैं। जो भी सड़क पर दिख रहा है उसको डंडे से पीट रहे हैं। एक पुलिस वाला रमेश को रोक लेता है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? साहब मैं एक राज हूँ, मेरा काम दूसरों के मकान जिंदा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें भी मुझसे अपना घर चिनवाना है? अरे तुमसे घर तो मैं जब चिनवाऊंगा जब तुम जिंदा रहोगे। अगर तुम मर गए तो मेरा घर तो क्या, तुम किसी का भी घर नहीं चिन पाओगे। अरे साहब तमीज से बोलिए, मैं आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। मैंने तो सुना था आपके टाइम के पुलिस वाले बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन आपके टाइम के पुलिस वाले पढ़े लिखे हैं और पहले के गवार थे, लेकिन मुझे देखकर ऐसा लगता नहीं। जब तुम बेवकूफ वाली बात कर रहे हो तो हमें भी तुम्हारी तरह बेवकूफ वाली बात करनी पड़ेगी ना। तुम्हें ऐसे समझ में कहाँ आ रही है? साहब मैंने आपके कौन से लठ मार दिए जो आप सभी को पीट रहे हो? तुम पढ़ लिख कर भी अनपढ़ वाली हरकत कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता पूरे देश में कोरोना और ओमिक्रॉन बहुत बुरी तरह से फैल रहा है और अब तो इस कस्बे में भी फैलने लगा है, फिर भी तुम घर से बाहर निकल रहे हो। मुझे सब पता है। पहले तुम कोरोना के नाम से डरा रहे थे, अब इलेक्शन आ गए हैं तो तुम राजनेताओं से मिलकर ओमिक्रॉन के नाम से डरा रहे हो। तुम सोचते हो कि हम घर पर रहें और तुम राजनेताओं से मिलकर इस देश को बर्बाद कर दो, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरा माइंड खराब मत करो और अपना काम करो। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। तुम्हारे जैसे इस देश में रहेंगे तो देश का नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। जाओ जाओ यहाँ से। रमेश जैसे ही आगे जाता है उसको दूसरा पुलिस वाला रोक लेता है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? काम करने जा रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? बहुत बदतमीजी से बोल रहे हो, बहुत बदतमीजी से बोल रहे हो। तुम्हें बोलने की भी तमीज नहीं है। तुम्हें पता है पूरे देश में ओमिक्रॉन वायरल फैल रहा है, फिर भी तुम घर से बाहर निकल रहे हो। मुझे इस ओमिक्रॉन वायरस के नाम से डराओ मत। मैं किसी से नहीं डरता। जब ईश्वर की इच्छा होगी
तब हमें वो ऊपर बुला लेगा। इस समय तुम चुप रहो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा। दो पुलिस वाले रमेश को पीटने लगते हैं। डंडे पड़ते ही रमेश चिल्लाने लगता है, छोड़ दो, बचाओ, मुझे बचाओ। अब से मैं सड़क पर नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। पुलिस वाले रमेश को पीटना बंद कर देते हैं। अब समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? समझाने के लिए हमारे पास और भी कई तरीके हैं, पर तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हो। तुमने इस पब्लिक सरकार को पागल मान रखा है। तुम दूसरों को भड़काते हो। अगर तुम एक दूसरे को समझाओगे तो हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब, हमें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं बाहर काम करने जा रहा था ताकि घर में कुछ पैसे आ जाएं और उन पैसों से शाम को खाना बन जाए। मेरे बच्चे अभी भूखे हैं, उन्हें पानी पीकर ही पेट भरना होगा। वे आस लगाकर बैठे होंगे कि शाम को पापा सब्जी लेकर देंगे और हम शाम को रोटी बनाकर खा पाएंगे। तुम रोटी की चिंता क्यों करते हो? इस समय तुम चिंता मत करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर घूमते रहे तो तुम्हें भी ओमिक्रॉन वायरस अपनी चपेट में ले लेगा। तुम्हें ओमिक्रॉन वायरस के बारे में नहीं पता। अगर तुम वायरल की चपेट में आ गए तो तुम्हारा पूरा परिवार इस वायरल की चपेट में आ सकता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? रमेश रोने लगता है। तो आप ही बता दीजिए साहब, मैं क्या करूं? इस समय तुम अपने परिवार को सुरक्षित रखने के बारे में सोचो। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम सरकार करेगी। आज शाम तक तुम्हारे घर राशन पहुंच जाएगा। रमेश पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर चला जाता है। मुझे माफ करना साहब, मैं आपको बहुत गलत समझ रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा कर रहे हो। सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, कोई कुछ भी सोचे, हमें अपना काम अच्छे तरीके से करना आता है। अब तुम घर जाओ और अपने घर का और अपने परिवार का ध्यान रखो। रमेश घर चला जाता है। आज तुम बहुत जल्दी लौट कर आ गए या पुलिस वालों ने तुम्हें वापस कर दिया? हाँ, मुझे पुलिस वालों ने वापस भेज दिया। वो ये कह रहे थे कि हमें काम करने की जरूरत नहीं है, शाम को राशन हमारे घर आ जाएगा। लेकिन पिताजी, वो तो थोड़ा थोड़ा राशन देंगे और इतने राशन में हमारा पेट नहीं भरेगा। नहीं चिंटू, अब सरकार ऐसा नहीं कर रही। घर में जितने सदस्य हैं, सरकार उन्हीं के हिसाब से 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन देगी और जब तक ओमिक्रॉन वायरस चलेगा तब तक खाते में पैसे भी डालेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, पिछले साल की तरह इस साल भी गैस फ्री में मिलेगी। शाम हो जाती है लेकिन कोई भी राशन लेकर नहीं आता। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सब झूठ बोलते हैं। देखा ना, कोई नहीं आया। अब हमें जोरों से भूख लग रही है। तभी दरवाजे पर कोई हाथ मारता है तो रमेश दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि पुलिस वाले राशन की थैली लेकर बाहर खड़े थे। ये लो अपना राशन और घर से बाहर मत निकलना। ठीक है। रमेश बाहर देखता है कि एक व्यक्ति को पन्नी में बंद करके ले जा रहे थे। साहब, इसे ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? ये ओमिक्रॉन वायरस की चपेट में आ गया है। अगर तुम भी यूं ही बाहर घूमोगे और तुम्हें वायरल ने अपनी चपेट में ले लिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसे ही ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। नहीं साहब, हम अब घर से बाहर नहीं जाएंगे। अब हम कोरोना वायरस के नियमों का पालन जरूर करेंगे और दूसरे व्यक्तियों को भी घर से बाहर निकलने के लिए मना करेंगे। ठीक है। पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। रमेश कोरोना वायरस के नियमों का पालन करता है और दूसरों से भी करने को कहता है।